वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक बहुत छोटा सा सेक्शन डिस्कस करेंगे जो चैप्टर 16 ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी का पार्ट है। रादर ये दो सेक्शंस हैं। हमने इंट्रोडक्शन में पहले ही बताया था आपको चैप्टर 16 के 304A और 304B, और ये लेटर्स ए और बी से ही लगता है। ये दोनों अमेंडमेंट से आए हुए हैं, लेकिन ये अमेंडमेंट्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बहुत अलग अलग हैं, क्योंकि ये 304A अमेंडमेंट अंग्रेज़ों के ज़माने का ही है। ये 1870 का अमेंडमेंट है, और ये तो डाउरी डेथ के मिनट्स को कर्व करने के लिए पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में 1986 में आया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 304A को। पहले इसकी ड्राफ्टिंग, फिजियोलॉजी, कीवर्ड्स, इंग्रेडिएंट्स और फिर जुडिशियल ऑब्जर्वेशंस एंड डिसीजंस के ज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे। 304A एक्चुअली इसका नाम में भी अक्सर जो थोड़ा मिसनोमर है, बच्चे अक्सर इसको इस नाम से जानते हैं, कॉजिंग डेथ बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट। तो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि एंड से इसको याद न करें। कॉजिंग डेथ बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट, जो फ्रेज कनेक्टिंग है, कंजंक्शन वो और है, रैश और नेग्लिजेंट एक्ट। दोनों फ्रेजेस जो रैश है और नेग्लिजेंट है की है इस सेक्शन के अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये पीनल प्रोविजन रिवॉल्व करता है इन्हीं दो वर्ड्स के, और एंड से फ़र्क आप समझते ही हैं। अगर एंड होता तो एक्ट का दोनों एक साथ होना ज़रूरी था, रैश भी होना चाहिए था, नेग्लिजेंट भी होना चाहिए था। लेकिन चूंकि और है, तो अगर एक्यूज का एक्ट सिर्फ रैश साबित हो पाया तो 304A अप्लाई होगा, और अगर सिर्फ नेग्लिजेंट साबित हो पाया तो भी अप्लाई हो जाएगा। दोनों में से एक का प्रूव हो जाना काफ़ी है। सो कॉजिंग डेथ बाय रैश, डूइंग रैश और नेग्लिजेंट एक्ट। अब दोनों फ्रेजेस बहुत ही ज़्यादा स्टिकी हैं, दे आर ससेप्टेबल टू मैनी इंटरप्रिटेशंस। और डेफिनेशंस में न रैशनेस न नेग्लिजेंस दोनों की डेफिनेशन मिलती है और आपने टॉट में भी, लॉ ऑफ टॉट में भी नेग्लिजेंस तो पढ़ा ही होगा। इंग्लिश लॉ में रैशनेस को रेकलेसनेस से भी ताबीर करते हैं, ये इसको सिनोनिमस मानते हैं, रैशनेस को रेकलेसनेस। अभी हम समझेंगे उसका क्या मतलब है। लेकिन टॉट में नेग्लिजेंस जो है, टॉट ऑफ नेग्लिजेंस आपने पढ़ा होगा, जिसमें वो दो लीडिंग केसेस हैं, डोनाग्यू वर्सेस स्टीवेंसन, जिंजर बियर केस जिसे कहते हैं, और राइलैंड्स वर्सेस फ्लैचर का केस। और उसमें वहाँ आपने पढ़ा होगा कि 3 इसेंशियल्स होते हैं नेग्लिजेंस के। एक तो ड्यूटी टू टेक केयर, और दूसरा फिर होना चाहिए ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी, और तीसरा इंजरी फ्लोइंग फ्रॉम दैट ब्रीच, फिर इंजरी भी होनी चाहिए। ये टॉट, चूँकि क्रिमिनल लॉ, टॉट की जो एक्ट्स हैं वो टॉशियस एक्ट्स क्रिमिनल लॉ से ग्रेविटी में थोड़े नीचे दर्जे के होते हैं, तो उसमें जो इसीलिए क्रिमिनल लॉ के लिए जो कल्पेबिलिटी है वो बड़ी होगी। सिर्फ इतना कह देने से हम नहीं कह सकते कि एक इंसान ने क्रिमिनल नेग्लिजेंस किया। टॉशियस नेग्लिजेंस के लिए इतना ही काफ़ी है, और यही जैकब मैथ्यूज़ की जजमेंट वगैरह जो हम आगे डिस्कस करेंगे उनसे समझ में आ जाता है। तो रैश और नेग्लिजेंट एक्ट, आप ज़रा इन फ्रेजेस पे गौर करिए। ये जो रैशनेस है, ये रैशनेस, इसका रेकलेसनेस भी कह सकते हैं, रेकलेसनेस शो करता है। बट इट मे बी ए ओवर हेस्टी एक्ट ऑल्सो, जो बहुत जल्दबाजी में, उजलत में इंसान ने बग़ैर ध्यान या एहतियात के कर दिया, जिसे कहते हैं बेएहतियाती में काम हो गया। और नेग्लिजेंस जैसे गफलत और बेएहतियाती में किए हुए काम। तो रेकलेसनेस या ओवर हेस्टी एक्ट, ये मैनरिज्म से जुड़ा हुआ है। काम कैसे किया, मतलब जल्दी किया, बहुत बेएहतियाती से किया, या उसने बहुत सोफिस्टिकेटेड मैनर में बहुत सारी एहतियात लेकर के किया, बहुत ध्यान से, कीननेस के साथ किया। अब अगर उसमें इंसान ने नॉर्मल जो मैनर है वो ऑब्जर्व नहीं किया तो कहा जाएगा रैश हो गया इंसान, रैशनेस के साथ एक्ट किया हुआ है। तो अगर ओवर हेस्टी एक्ट है
यानी एक्ट तो वही किया जो नॉर्मली किया जाता है, लेकिन रैश था। तो फिर कहा जाएगा कि उसके अंदर रेकलेसनेस या ओवर हेस्टीनेस पाई गई। तो ये कभी कभी जा कर के क्रिमिनलिटी को इनवाइट करती है। सिमिलरली नेग्लिजेंस जो है, जैसे ये मैनरिज्म से रिलेटेड है, किसी काम को कैसे किया जाए, ये रिलेटेड है मेंटल एटीट्यूड से। मेंटल एटीट्यूड और अटेंशन, कि क्या इंसान दिमागी तौर से उस वक्त संजीदा था, सीरियस था, अटेंशन के साथ था। सो नेग्लिजेंस इज फेल्यूर टू ऑब्जर्व स्टैंडर्ड केयर और ड्यू केयर, जिसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड केयर, यानी कि काम तो बड़ा अच्छी तरह किया, दवाई तो दे दी, और वही दवाई दी जो दी जाती है उस बीमारी में, लेकिन एक्सपायर्ड इंजेक्शन लगाया, उसकी वजह से इंसान को हर्ट हो गया, ग्रीवियस हर्ट हो गया, या फिर डेथ हो गई। लेकिन 304A सिर्फ उन एक्ट्स को कवर करता है जिसमें रैशनेस या नेग्लिजेंस के नतीजे में मौत वाक़या हो जाए। तो इसलिए थ्रेशहोल्ड पे ही समझना है कि पर्पस क्या है 304A का, क्यों ये अमेंडमेंट से लाया गया। अमेंडमेंट से इसलिए लाना पड़ा क्योंकि लेजिस्लेटिव इंटेंट इसका ये था कि 1870 में इसको ला करके कि वो एक्ट्स जो कवर नहीं होते हैं, ना कि 299 में, ना कि 300 में, और 304 भी मिलाइए इनके साथ, तो इनमें जो कवर नहीं होते हैं वो केसेस ऑफ डेथ वो कवर हो जाए इसमें। तो ये this 304A causing death by rash or negligent act is intended to cover all those cases of causing death which fall short of being culpable homicide, जो culpable homicide नहीं हो पाते हैं, चाहे मर्डर हो या culpable homicide not amounting to murder, दोनों हालतों में 304A इन्वाइट होगा अगर ये इट फॉल्स शॉर्ट ऑफ बीइंग अ कल्पेबल होमिसाइड, लेकिन डेथ कॉज हो गई। तो फिर क्या होगा कि यानी मेंस रिया इज टू मच ब्लीक और ऑलमोस्ट एब्सेंट, मेंस रिया है ही नहीं। नाइदर केस, डेथ तो हो गई 304A में, जो चीज़ होनी चाहिए डेथ टेक किया हमने कि डेथ कॉज हो गई हो। इंटेंशन, क्या इंटेंशन से डेथ कॉज की? नहीं। अगर ये की है 299 ऑटोमेटिकली इन्वाइट हो जाएगा। नॉलेज, और ये भी नहीं था, तो अगर ये किया होता दोनों में से एक तो ऑटोमेटिकली इन्वाइट। तो मेंस रिया को लेकर के इतना ज़्यादा ग्रे एरिया है, ऐसा एक्ट है, तो फिर क्या करें, 304A से कवर होगा। फिर सज़ा क्या होगी ऐसी हालत में, अभी फ्रेजियोलॉजी पे जाएंगे। सज़ा थोड़ी कम है, जिससे पर्सनली हमें थोड़ी शिकायत है, क्योंकि कॉजिंग डेथ, एक फैमिली ने कोई लॉस की, सफ़र किया, किसी इंसान की ज़िंदगी जान चली गई, और फिर कि कोई इंसान रैश और नेग्लिजेंट पाया गया क्रिमिनल लॉ में, और क्रिमिनल लॉ ने पाया टॉर्शियस लाइबिलिटी नहीं थी, सिविल नेग्लिजेंस नहीं था, फिर उसमें 2 ही साल सज़ा थोड़ा कम लगता है, इसमें पनिशमेंट एनहांस हो जानी चाहिए थी। तो अब आप अपने बेयर एक्ट्स की तरफ गौर से देख लीजिए, 304A कैसे डिफाइन करता है कॉजिंग डेथ बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट, डूइंग रैश और नेग्लिजेंट एक्ट। ये कहता है हूएवर कॉजेज डेथ ऑफ एनी पर्सन, किसी भी इंसान की मौत वाक़या की, बाय डूइंग एनी रैश और नेग्लिजेंट एक्ट। क्या किया? रैश, इसके इंग्रेडिएंट्स लिख लेते हैं। पहली चीज़ होनी चाहिए डेथ, प्लस दूसरी क्या होनी चाहिए, रैश और नेग्लिजेंट एक्ट, रैश और नेग्लिजेंट एक्ट। whoever causes death by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide, जो बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेज है इसका, not amounting to culpable homicide। इसमें बच्चों को अक्सर जब पूछते हैं क्वेश्चन कि ए ने रैशली और नेग्लिजेंटली ड्राइव करके बी की डेथ कॉज की, तो बताओ कल्पेबल होमिसाइड किस मेंजरिया का हुआ, तो ये समझना ज़रूरी है। अगर चार्ज 304A के अंडर है तो हमेशा समझना है 299 से लेकर के 300 नहीं, 299, 300 और 304, वो जो ट्रायंगल है वो ऑल टुगेदर एब्सेंट है। इस ट्रायंगल से केस बाहर फॉल कर रहा है, इसीलिए रैश और नेग्लिजेंट एक्ट में आया, रैश और नेग्लिजेंट एक्ट में आया। तो इसीलिए उसको whoever causes death of any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide, और फिर आगे punitive clause है, फिर आगे पनिशमेंट है, shall be punished with imprisonment of either description which may extend to 2 years or
फाइन हो सकता है और फाइन और बोथ, या दोनों सज़ाएं हो सकती है। तो डेथ कॉज करना रैश और नेग्लिजेंट एक्ट से कॉज करे तो, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड, दीज एक्ट्स ऑफ कॉजिंग डेथ मस्ट फॉल शॉर्ट ऑफ बीइंग कल्पेबल होमिसाइड। अगर कल्पेबल होमिसाइड हो गया तो ऑटोमेटिकली केस 304A में फॉल नहीं करेगा। अब इसमें दो चीज़ें समझना है। रैशनेस तो डे टू डे अफेयर्स में आ सकती है, जहाँ प्रोफेशनल स्किल इन्वॉल्व है, जैसे प्रोफेशनल स्किल है जैसे, या फिर इन्वॉल्व है ड्यूटी ऑफ केयर है, या स्टैंडर्ड ऑफ केयर है कोई, तो वहाँ वो एक्ट्स तो नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस के कहलाएंगे, रैशनेस से नहीं होंगे। रैशनेस जो है इट कवर्स डे टू डे अफेयर्स। जैसे एक इंसान घर में गैस जला रहा है और गैस जलाने के दौरान वो नेग्लिजेंट होना क्रिमिनली मुश्किल है उसका, वो रैश हो सकता है उस दौरान। अच्छा, अब वो केस जो है रैश और नेग्लिजेंट एक्ट, डेथ कॉजिंग बाय रैश, डूइंग रैश और नेग्लिजेंट एक्ट का, उसमें ज़रूरी है कि दैट डेथ जो कॉज हो गई हो, इट मस्ट बी अ डायरेक्ट रिजल्ट, जिसे कहते हैं डायरेक्ट रिजल्ट, नॉट रिमोट। ये डायरेक्ट रिजल्ट होना चाहिए, नॉट रिमोट रिजल्ट और इफेक्ट ऑफ द एक्ट। तो ये चीज़ है, इसीलिए कहा जाता है कि प्रॉक्सिमेट होना चाहिए, जो डेथ है वो एक्ट के बड़ा प्रॉक्सिमेट हो, करीब हो। अब इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि एक इंसान जो है डायरेक्टली कैसे किसी चीज़ का, जैसे लॉ में हम समझते हैं कॉजा कॉजेंस, आप अक्सर टेक्स्ट बुक्स में भी ये पढ़ेंगे कि दैट एक्ट मस्ट बी ए कॉजा कॉजेंस। ये जो एक्ट है जिससे डेथ हो गई है, इट मस्ट बी ए कॉजा कॉजेंस ऑफ द डेथ एंड नॉट कॉजा साइन कॉनॉन। कॉजा साइन कॉनॉन, ये जो कॉजा साइन कॉनॉन है ये नहीं होना चाहिए। कॉजा साइन कॉनॉन से हम क्या समझते हैं, जिसे समझते हैं फैक्चुअल कॉज और कॉज इन फैक्ट, फैक्चुअल कॉज, यानी जिसे आम इंसान कहें, इसकी मिसाल से अभी हम समझेंगे। और कॉज और कॉजन से हम क्या समझते हैं, इससे समझते हैं इफेक्टिव कॉज। एक इफेक्टिव कॉज और फैक्चुअल कॉज होने में फ़र्क है। मिसाल के तौर पर एक रास्ता है, रास्ते से ए कोने पे खड़ा हुआ है, बी अपनी साइकिल या बाइक से तेज़ ड्राइव करता हुआ जा रहा है। ए ने बी को बातों में लगाया और या अनजाने में बी के साथ बातों में मुब्तला हो गया और हाई बाई के चक्कर में बी आगे बढ़ता चला गया और आगे किसी चीज़ से हिट करके इसकी डेथ कॉज हो गई बी की, या बी ने किसी और की डेथ कॉज की। अब ए यहाँ पे कॉजा कॉजेंस नहीं है, कॉजा साइन कॉनॉन है, फैक्चुअली यही है। और आम आदमी भी ऐसे ही बात करेंगे, ये अगर इसको बातों में नहीं लगा देता, ये बेचारा ऐसा नहीं करता, या इसके साथ ऐसा नहीं होता। दिस इज़ अ फैक्चुअल कॉज, नॉट अ कॉजा कॉजेंस। हाँ, अब अगर ये इंसान, अब इस कॉजा कॉजेंस क्या है, ये बी जो जाए जा रहा है और इससे बातें कर रहा है और आगे जाके किसी को टकरा गया और इसको मार दिया, सी को, सपोज सी को मार देने के चक्कर में बी कॉजा कॉजेंस है, न कि कॉजा साइन कॉनॉन। ये इफेक्टिव कॉज है। अगर बी नेग्लिजेंट नहीं होता, सी को मार के नहीं चला जाता। ये क्रिमिनल लॉ में कहा जाता है, जिसे बट फॉर टेस्ट भी कहते हैं। सी वुड नॉट हैव डाइड बट फॉर द नेग्लिजेंट एक्ट ऑफ बी। तो इस तरह से हम समझेंगे इसको। अब जजमेंट्स की तरफ चलते हैं। बहुत पुरानी जजमेंट्स अक्सर आप टेक्स्ट बुक्स में देखेंगे, जैसे इद्दू बेग की जजमेंट है। इद्दू बेग की जजमेंट है 1881 की या 1881 की जजमेंट है, जिसमें कोर्ट ने ये कहा था कि ये जो 304A है, ये उन्हीं डोमेन्स को, उन्हीं एरियाज़ को कवर करने के लिए है जिनको 299 या कल्पेबल होमिसाइड वाले एक्ट नहीं कवर कर पाते हैं। दिस इज़ द अथॉरिटी ऑन दैट। और इसी तरह डिसूजा का बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, डिसूजा केस, ये 1921 का इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। इसमें क्या हुआ था कि एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर था डिसूजा, और उसने जो है एक पेशेंट को, जिसको गिनिया वर्म हो गया था, गिनिया वर्म,
इसको एक बीमारी हो गई थी गुइनिया वर्म, जो पानी वानी के साथ फैलती है, और इसको जो है गुइनिया वर्म जब हुआ तो इसको डॉक्टर ने इलाज के लिए 24 ड्रॉप्स ऑफ सिट्रामोनियम, जिसे धतूरा भी कहते हैं, और प्लस लीफ ऑफ धतूरा, एक लीफ दिया या कितने लीफ दिए, धतूरा खिला दिया, और ये एक कन्वेंशनल ट्रीटमेंट था, कहते थे इससे ठीक हो जाएगा। ये होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर था। अब चूंकि ये ट्रीटमेंट ठीक नहीं था, इट कॉज्ड द डेथ ऑफ द पेशेंट ड्यू टू पॉइजनिंग एंड ही वाज हेल्ड लायबल। चूंकि ये बहुत पुरानी केसेस हैं, उस टाइम नेग्लिजेंस का लॉ सच में बहुत ज़्यादा इवॉल्व नहीं था, और वो उसके बाद 20th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गया, 20th सेंचुरी के लेटर पार्ट में। तो बाद की जजमेंट्स का स्टैंड आपको थोड़ा इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट लगेगा। तो इसमें जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, जो मैंने आपको पहले भी कही, वो जैकब मैथ्यूज़ की जजमेंट है। उससे कोर्ट ने 2005 की जजमेंट है ये, जैकब मैथ्यूज़। रादर हम इसको वैसे शुरू करते हैं क्रोनोलॉजिकली, 2004 की एक जजमेंट और फिर 2005 की एक जजमेंट, इस तरह, और 2007 या 9 की एक जजमेंट है। 4 की जजमेंट जो है सुरेश गुप्ता की, उसमें एक डॉक्टर था और उसके पास एक पेशेंट आया ट्रीटमेंट के लिए। अब हुआ ये कि ये जो डॉक्टर सुरेश गुप्ता थे, ये केस का नाम लिख लेता हूँ पहले, डॉक्टर सुरेश गुप्ता वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली, ये 2004 का केस है। 2004 वॉल्यूम नंबर याद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट केसेस 422, वॉल्यूम नंबर देख लीजिएगा आप, डॉक्टर सुरेश गुप्ता का केस। तो इसमें डॉक्टर सुरेश गुप्ता एक ये प्लास्टिक सर्जन था, और इसके पास एक पेशेंट था जो अपनी नेज़ल डिफॉर्मिटी, नाक उसकी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी विक्टिम की, वो ठीक करवाने के उसकी सर्जरी के लिए आया हुआ था। तो उसने उसकी सर्जरी के दौरान उसकी डेथ कॉज की, और फिर जब मेडिकल ओपिनियन लिया गया, सेपरेट इंडिपेंडेंट मेडिकल ओपिनियन, उन्होंने कहा कि एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं हम कफ्ड या अनकफ्ड एंडोट्रैकल ट्यूब। ये एक ट्यूब होता है जो नाक में से डाल दिया जाता है, कफ्ड या अनकफ्ड है, उस पर ढक्कन होती है या ढक्कन के बगैर। तो डॉक्टर्स का ओपिनियन था कि कफ्ड एंडोट्रैकल ट्यूब यूज़ करना चाहिए था, इससे डेथ हो गई। अब मेडिकल साइंस में इटसेल्फ ये चीज़ बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है, इसमें कोई फाइनलिटी नहीं है कि कौन सा ट्यूब यूज़ करना किन हालतों में मुनासिब रहता है। जैसे एक ओपिनियन है कि बच्चों में अनकफ्ड ट्यूब यूज़ करना चाहिए ट्रीटमेंट के दौरान, तो जिस चीज़ में बहुत सब्जेक्टिविटी हो, ओपिनियन तो डॉक्टर्स का यही था कि इससे डेथ कॉज हो गई। तो इसमें अब कोर्ट ने ये कहा कि दो चीज़ें होती हैं, एक तो है स्किल, फेल्यूर टू एक्सरसाइज, एक होती है फेल्यूर टू एक्सरसाइज स्टैंडर्ड केयर। जो दरकार है, जो कानून या उस रूल्स ऑफ दैट ट्रेड और बिजनेस चाह रहे हैं, वो ख्याल, वो केयर नहीं रखा गया। एक तो ये चीज़ होती है, और दूसरा है फेल्यूर टू एक्सरसाइज स्किल। एक है कि अगर आप इतनी चालाकी करते, ये चीज़ करते, तो शायद बच जाता। इस चीज़ में नेग्लिजेंस के लिए नहीं पकड़ सकते डॉक्टर को। ये तो नेग्लिजेंस का केस हो सकता है, जैसे कोई उससे कहे कि तुम्हें इतना डोज हाई देने के बाद इतना प्रेशर कंट्रोल करना चाहिए था, फिर सर्जरी करनी चाहिए थी। शायद ये पेशेंट जो बहुत ज़्यादा डिटेल्स में हो प्रोफेशनल स्किल के, उसको क्रिमिनली नेग्लिजेंट नहीं माना जा सकता क्रिमिनल नेग्लिजेंस के लिए। फिर इसी जजमेंट पर रिलाई करके एक बहुत अच्छी जजमेंट जस्टिस लाहौटी की आई, जैकब मैथ्यूज़ की। जैकब मैथ्यूज़ बड़ी मशहूर जजमेंट है ये, और मैं चाहूँगा आपका सोल थ्रस्ट और रिलायंस इसी जजमेंट पे हो। अगर आप कोई भी जजमेंट याद ना रख पाएँ, लिख ना पाएँ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए या आपके फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए, तो ये ज़रूर याद रखें, जैकब मैथ्यूज़ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की जजमेंट, वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब।
पंजाब, ये 2005 की जजमेंट है। बड़ी आसान सी साइटेशन है इसकी, 2005 1 सुप्रीम कोर्ट केसेस 1, 2005 1 सुप्रीम कोर्ट केसेस 1। और इसी तरह 2005 6 है प्रोबेबली, यस 2005। अगर आप AIR की, AIR साइटेशन आसान होती है ज़्यादा, AIR 2005 सुप्रीम कोर्ट 3180, ये आसान है ज़्यादा। ये जैकब मैथ्यूज़ में एक क्या हुआ, जैकब मैथ्यूज़ में एक पेशेंट था जो कैंसर से सफ़र कर रहा था। तो पेशेंट के बेटे ने उसको एडमिट कराया। मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि उस कैंसर पेशेंट को, ही वॉज टर्मिनली इल, किसी भी नेशनल हॉस्पिटल ने एडमिट नहीं करना चाहा। तो CMC लुधियाना में इसको एडमिट करने पे इसने इंसिस्ट किया और वहाँ डॉक्टर्स ने उसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे एडमिट किया। और इसके बेटे ने, जो विक्टिम है इसमें, उसने इसरार किया। जब एडमिट किया तो ऑन ए सर्टेन डेट पेशेंट की कंडीशन थोड़ी डिटेरिएट हो गई, ख़राब हो गई। उसने फ़ौरन जो है नर्स को बुलाया और नर्स को आने में टाइम लगा। फिर डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर को आने में थोड़ा और टाइम लगा। ये पेशेंट के अपने ऑब्जर्वेशन से रिपोर्ट इसी तरह आई है। तो जब डॉक्टर आया 20-25 मिनट के बाद, डॉक्टर जैकब मैथ्यूज़, तो उसने एक सिलेंडर लगाया ऑक्सीजन का, और थोड़ी देर में पता चला कि उस सिलेंडर में ऑक्सीजन था ही नहीं। पूरे अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढा गया तो कहीं नहीं मिला। तो थोड़ी देर में ही एक और डॉक्टर आया और दिस पेशेंट वाज डिक्लेयर्ड डेड, पेशेंट डेड हो गया। अब फिर क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस है। अब इसमें जो है थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर होता है, लेमैन का वही कहेगा ये तो क्लियर केस ऑफ नेग्लिजेंस है। तो एक सिविल नेग्लिजेंस हो सकता है जिसमें पैसा देना पड़े, टॉर्शियस नेग्लिजेंस हो सकता है जिसमें लिक्विडेटेड डैमेजेस देने पड़े, लेकिन ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस होने के लिए इसमें बहुत बड़ा नेग्लिजेंस साबित करना पड़ेगा। यानी एक नेग्लिजेंस तो होता है ज़रा सा बेएहतियाती, एक है प्रोफेशनल नेग्लिजेंस में अगर डॉक्टर्स को ज़रा सी बात पे और फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट्स पे पकड़ा जाएगा तो फिर ये प्रोफेशन पूरा इंटिमिडेट हो जाएगा और डॉक्टर्स अपने प्रोफेशनल स्किल्स को अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। तो कोर्ट्स इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करती हुई जाती है। इसीलिए कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि ये जो वर्ड है IPC में रैश और नेग्लिजेंट एक्ट, इसका इम्पोर्ट ही है कि इसमें ग्रॉस हमेशा रीड किया जाना चाहिए। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द वर्ड ग्रॉस हैज़ नॉट बीन यूज्ड इन Section 304A of the Penal Code, yet it is a settled law that in criminal negligence or case of recklessness, a person in order to be held guilty or liable, high degree of negligence, जिसे gross negligence कहेंगे, so as to be gross, must be read as a part of the expression rash or negligent। रैश और नेग्लिजेंट एक्ट का पार्ट मानना चाहिए कि ग्रॉस नेग्लिजेंस माना जाएगा। तो इसलिए नेग्लिजेंस आम नेग्लिजेंस होना नहीं चाहिए। क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए दिस एक्सप्रेशन रैश और नेग्लिजेंट हैज़ टू बी रेड एज क्वालिफाइड बाय द वर्ड ग्रॉस, बाय द वर्ड ग्रॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से ये जजमेंट ने सेटल कर दिया इसको। फिर कुछ और जजमेंट्स हैं वो आप अपनी जगह देख लीजिएगा। जैसे रत्नाचलन की जजमेंट है, मैं वो लिख ही देता हूँ। रत्नाचलन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका है प्रोबेबली। रत्नाचलन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसके ब्रीफ फैक्ट्स बता देता हूँ। इस केस में क्या हुआ कि द एक्यूज जो है वो एक लॉरी ड्राइवर था और ये 2004-5-7 का केस है। और इस केस में क्या हुआ रत्नाचलन के केस में कि वो एक लॉरी ड्राइवर था और उसने थोड़ा सा ओवरलोड करा और फिर उसके बाद ओवर स्पीडिंग में चलता गया और इतना तेज़ कि उससे बैलेंस नहीं हुआ और रास्ते में किनारे पे एक ट्री को टकरा गई लॉरी और 3 लोग इंजर्ड हो गए। 2 की ऑन स्पॉट डेथ हो गई, 1 बाद में मरा और 5 लोग ग्रीवियसली इंजर्ड हो गए। तो उस पर जब चार्ज लगा तो RTO ऑफिसर, RTO जो होता है
आरटीओ ऑफिसर ने टेस्टिमनी कोर्ट के सामने दी और कंडीशन जो व्हीकल की वो चेक की गई। व्हीकल की कंडीशन अच्छी थी, व्हीकल में कोई मैकेनिकल डिफेक्ट नहीं पाया गया जिसकी वजह से एक्सीडेंट ये कॉज हो जाता। और दूसरा ये कि रोड पे उस पर ट्रैफिक था ही नहीं जिसकी वजह से ये मजबूर हो जाता इस तरह चलने पे। और ओवर स्पीडिंग एक और रीज़न था। तो कोर्ट फाउंड द अक्यूज्ड गिल्टी फॉर दैट, और इसको जो है वो ये कहा कि इतने लोगों की डेथ कॉज करने के बाद ये नहीं हो सकता कि एक्ट नेग्लिजेंस से कम कोर्ट इसको ट्रीट करे। तो ये इस तरह क्रिमिनल नेग्लिजेंस और कॉजिंग डेथ बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट का टॉपिक ख़त्म होता है। हैव ए नाइस टाइम, अगले लेक्चर में मिलते हैं।